नमस्कार साथियों, क्या हाल? कैसे हैं आप सब लोग? क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है तो चलाते रहो, क्योंकि अप्रैल से लेकर के जून तक, जून के बाहर नहीं जाएगा। अप्रैल से लेकर के जून तक कभी भी यूपीपीएससी आरओ की ये परीक्षा जो है ये हो सकती है, जिसके लिए ये क्लास आप सब लोगों के सामने चल रही है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज लेकर के मैं डीसी मिश्रा उपस्थित हुआ हूं आप सब लोगों के सामने। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर ये क्लास चलती है, शाम को 7:30 बजे मिलते हैं हम लोग और रीजनिंग के 15 बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं यहां पर आरओ की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का सिलसिला शुरू करें। आज के इस सत्र के क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। रीजनिंग एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है और एक एक करके 15 स्टेशन तक ये गाड़ी जाएगी। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज का सत्र। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है हम लोगों को वो दिख रहा है, कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। 38, 54, 61, 79 दो क्वेश्चन मार्क है। 21 क्वेश्चन मार्क, 12, 24, 19, 9, 14 क्वेश्चन मार्क कहां से बन सकता है? क्या हम रो वाइज चल सकते हैं क्या? 38 से 54, 54 से 61, 61 से 79, लेकिन 19 से 9 हो रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो रो वाइज तो नहीं चलेंगे, कॉलम वाइज चल करके देखा जाए। अगर हम कॉलम वाइज चल करके देखते हैं तो क्या कॉमन नंबर आ रहा है क्या? यहां से कॉमन नंबर वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। ठीक, फिर क्या किया जाए? 38 में अगर हम 19 को जोड़ते हैं तो होता है 57 और 57 में कुछ करने पर क्या 21 मिलेगा? नहीं। माइनस करते हैं तो 19 मिलेगा, फिर 2 कर दो तो 61 मिलेगा। पर क्या यहां पर ऐसा संभव है? नहीं, नहीं संभव है। फिर क्या किया जा सकता है भैया? 38 8 और 3 11 होता है, 19 9 प्लस 1 10 होता है, 21 2 प्लस 1 3 होता है, तो 11 1 प्लस 1 1 से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 नहीं। 8 3 11 और 10 21 तो हो सकता है, यानी कि अगर इसकी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें तो ये होता है 11। 8 प्लस 3 11, इसकी दोनों संख्याओं 9 प्लस 1 को जोड़ें तो ये होता है 10, और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो मिलता है रिजल्टेंट। किस क्या ऐसा संभव है? यहां पर भी चेक करते हैं। 6 प्लस 1 कितना होता है? 7 होता है। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5, और 7 प्लस 5 कितना होता है भैया? 12। ये मिल रहा है लॉजिक। लॉजिक नजर आया? क्या चल रहा है? कॉलम वाइज चल रहे हैं। पहली जो संख्या है उसको आपस में जोड़ दो, अंतिम जो संख्या है कॉलम की उसको आपस में जोड़ दो, और फिर दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आता है वो हमको बीच की संख्या में मिल रहा है। 8 प्लस 3 11, 9 प्लस 1 10, दोनों को जोड़ने पर 21, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 5 12। तो सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9। 0 प्लस 9 कितना होगा? 9, और 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां 18 नजर आ रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां 18 नजर आ रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? ये होता है 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। 9 7 16 हो जाएगा, और ये कितना लिखा हुआ है भाई साहब? 24। यानी 16 में 8 जोड़ा गया होगा तभी तो 24 मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? इस 16 में 8 को जोड़ा गया होगा तो 24 मिला। यानी ऑप्शंस में से किस संख्या को उठाएं जिसका योग आपस में 8 हो रहा हो? तो 18 वाला ऑप्शन ये 6 प्लस 4 तो 10 होता है, 8 नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। यहां जब 44 आ जाएगा तो 4 प्लस 4 8 हो गया, 7 प्लस 9 16, और 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर मिलता है। ठीक, तो पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत आज एक जबरदस्त क्वेश्चन से हुई है। शानदार क्वेश्चन था ये मिसिंग टर्म का। बहुत सारे लोग, मतलब मैं आंकड़े में अगर बात करूं तो लगभग 85 से 90% लोग इस क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाएंगे परीक्षा के दौरान। ठीक है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन उनके आंखों के सामने से नहीं गुजरा है तो उसको नहीं पकड़ पाएंगे, है कि नहीं? आ जाओ अगला क्वेश्चन। ए बी से कहा, ए ने बी से कहा, आपके पिता का भाई
मेरे नाना का एकमात्र दामाद है, तो ए बी से कैसे संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमको, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है अगला हमारे पास में, जहां पर ए ने बी से कहा है, ठीक है। कहा किससे जा रहा है? बी से। कहा किसने है? ए से। क्या कहा है? कहता है आपके पिता का भाई, ये जो बी है ना, इस बी के पिता का भाई, इस बी के पिता का जो भाई है वो मेरे नाना यानी ए के नाना का एकमात्र दामाद है। ये कौन है? ए के नाना का एकमात्र दामाद। अब भैया एक बात बताओ, बन गया है क्वेश्चन, ये कौन है? ए का नाना। ए नाना किसको बोलेगा? अपनी माता के पिता को नाना बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ या ना? ठीक। तो ए अपनी माता के पिता को नाना बोलेगा। अब ए की माता के पिता यानी ए के नाना का एकमात्र दामाद कौन है? बी के पिता का भाई। अब अगर ये एकमात्र दामाद है किसका? ए के नाना का, तो निश्चित तौर पर ये ए का पिता होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अब आप कहेंगे कैसे पिता हो जाएगा? क्यों भैया? ए नाना किसको बोलेगा? अपनी माता के पिता को नाना बोलेगा। और अगर ए के नाना का ये इकलौता दामाद है तो निश्चित तौर पर ए के नाना की बेटी से इसने विवाह किया होगा, यानी ये ए के माता का पति है, यानी ये जो बी के पिता का भाई है वो ए का कौन हो गया? पिता। बी के पिता का भाई ए का पिता है। अब अगर ये व्यक्ति ए का पिता है, ठीक, तो उसने कहा है ए का संबंध जरा बी से बताओ, ठीक। तो जो ए का पिता है और जो बी का पिता है वो आपस में क्या है? भाई भाई हैं। ए का पिता और बी का पिता आपस में भाई भाई हैं, तो भैया ए का बी से संबंध क्या हो जाएगा? कजिन्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जैसे मेरे पिता और मेरे चाचा दोनों क्या हैं? आपस में भाई। तो हम और मेरे चाचा के बच्चे क्या कहलाएंगे? कजिन्स कहलाएंगे आपस में कि नहीं कहलाएंगे? तो ए का पिता और बी का पिता दोनों आपस में भाई हैं, तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? कजिन्स कहलाएंगे। उसने क्या पूछा? कहता है ए का बी से क्या संबंध है? ए बी से कैसे संबंधित है? अब देखो, ए का कोई जेंडर तो पता नहीं, बी का कोई जेंडर तो पता नहीं, ये तो जेंडरलेस है ना, ए और बी करके दिया हुआ है, ठीक। तो कजिन्स होंगे, लेकिन ऑप्शन में कजिन करके कोई ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन में दिया गया है चचेरा भाई, अंकल, चचेरी बहन। तो अंकल तो नहीं होगा, लेकिन चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी, कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब यदि ये कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर दोनों हो सकता है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। इस आधार पर हम प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी वाला, कि या तो ए या तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कजिन ब्रदर, आइदर कजिन सिस्टर, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यानी अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है नंबर सीरीज से, ठीक है। तो नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? 5, 25, 61, 113, 181 और 365 करके लिखा गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है, प्लस माइनस चला करके देखा जाए क्या चल रहा है प्लस माइनस में। 5 से 25 ये अंतर आएगा 20 का, 25 से 61 कितने का अंतर आ जाएगा? 35 और 1 36 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। 61 से 113 में कितने का अंतर आएगा? 39, 3 42 और 10 52 का अंतर आ जाएगा, है, ठीक है। 113 से 181 में कितने का अंतर आ जाएगा? 120, 61 उधर आया, 7 इधर आया, यानी कि 68 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये अंतर आ रहा है। अब अगर यही अंतर आ रहा है तो इसको एक बार और ब्रेक करके देख लेते हैं कि क्या ये बनेगा। जब इसको एक बार और ब्रेक करते हैं तो 20 से 36 ये 16 का अंतर है, 36 से 52 में कितने का अंतर है? 36, 6, 42 और 10 52, ये भी 16 का अंतर है। 52 से 68 कितने का अंतर है? ये भी 16 का अंतर है। क्वेश्चन ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? ठीक। तो अगला जो अंतर आएगा वो भी 16 का अंतर आएगा। 68 और 16 कितना हो जाएगा? 78 और 6 84 हो जाएगा। तो 181 में यदि 84 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8, 8, 16, यानी कि ये 265 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ऑप्शन में कहीं है? हाँ देखो, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? 265। ठीक, बना ये प्रश्न, समझ आया?
अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मजबूत तर्क है? निम्न में से कौन सा मजबूत तर्क है, ऐसा वो हमसे कह रहा है। कथन क्या दिया गया भैया? कथन और तर्क का क्वेश्चन है। कथन है, क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का काम केवल देर रात को किया जाना चाहिए? ऐसा कथन दिया गया है। ठीक है, कि क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का कार्य, मरम्मत का काम केवल देर रात को किया जाना चाहिए। ठीक, अब अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें सड़कों की मरम्मत का कार्य केवल देर रात को किया जाना चाहिए, तो उसने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? अब क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, इसके तर्क में चलते हैं कि मजबूत तर्क क्या है, कमजोर तर्क क्या है। पहले व्यक्ति ने तर्क दिया है, कहता है नहीं, इस तरह काम कभी पूरा ही नहीं होगा। मतलब पहले व्यक्ति का जो तर्क है वो कह रहा है कि यदि बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का कार्य केवल देर रात को किया जाएगा तो इस तरह से तो काम कभी पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि केवल रात रात में काम कर रहे हैं। जब तक दिन में काम नहीं करोगे तब तक काम कैसे पूरा होगा आखिरकार, ऐसा इनका तर्क है। ठीक, दूसरे भाई साहब ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिजली का अनावश्यक उपयोग होगा। मतलब रात के समय जब तुम सड़क बनाओगे जाकर के तो लाइट जलानी पड़ेगी। भाई अंधेरे में तो सड़क बना नहीं लोगे, लाइट जलानी पड़ेगी, अनावश्यक बिजली खर्च होगी। क्या मतलब बनता है ऊर्जा का अनावश्यक दुरुपयोग करने का? ठीक, ऐसा इनका मानना है। तो इनका भी कहना है कि नहीं नहीं, सड़कों की मरम्मत का कार्य केवल देर रात को नहीं किया जाना चाहिए। अब तीसरे भाई साहब को पढ़ते हैं तो कहते हैं हाँ, तीसरे भाई साहब अलग दुनिया में, उनने कहा है कि हाँ, सड़क की मरम्मत का कार्य केवल देर रात किया जाना चाहिए। दिन के दौरान मरम्मत का काम होने पर आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होगी। ये बात है। ठीक, अब जब हम तीनों स्टेटमेंट्स को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए तीनों तर्क को, तीनों आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि पहला वाला तर्क तो किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि क्या बड़े शहरों में सड़क की मरम्मत का कार्य केवल देर रात को किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को देर रात को केवल कर रहा है, दैट डजंट मीन्स कि वो कार्य कभी खत्म नहीं होगा। जब तक सूरज की किरणें उस कार्य पर नहीं पड़ेंगी, जब तक दिन में धूप में पसीना बहाते हुए उस कार्य को नहीं किया जाएगा, वो कार्य नहीं खत्म होगा। ये तो एकदम बेकार तर्क है कि नहीं है? ठीक, तो पहला वाला तर्क बेकार हो गया। दूसरे तर्क पर आते हैं, कहते हैं नहीं करना चाहिए सड़कों की मरम्मत का कार्य केवल रात को। क्यों? क्योंकि बिजली का अनावश्यक होगा। कैसे बिजली का अनावश्यक होगा? सड़क बनानी है कि नहीं बनानी, तुम्हारे घर की बिजली का उपयोग नहीं कर रहे। दूसरी बात, सड़क बनानी है तो सड़कों पर ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है, सड़कों पर, सड़क के दोनों ओर या सड़क के बीचों बीच राइट जो प्रकाश की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? ठीक, तो अगर भैया रात में सड़क बनाएंगे तो प्रकाश के लिए लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, रोड लाइट लगी हुई हैं, तो भैया उन्हीं लाइट्स की रोशनी में हम सड़क बना लेंगे। अलग से थोड़ी लाइट जलाने के लिए कह रहे हैं कि लेकर के आओ हेलोजन जो स्टेडियम्स में लगी होती हैं वो वाले खंभे लेकर के आओ, बल्ब लेकर के आओ, तब हम उस रोशनी में काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक, तो जो अनावश्यक उपयोग की बात कर रहा है बिजली की, वो भी किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ठीक है, फिर जब तीसरे वाले भाई साहब की बात को समझते हैं कि दिन के दौरान जब मरम्मत का कार्य होता है तो आने जाने वालों को बहुत कठिनाई होगी, ये सबसे उचित तर्क नजर आ रहा है, सबसे मजबूत तर्क समझ में आ रहा है। क्यों? आपने भी देखा होगा कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, अब वहां पर यदि सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, ठीक है, तो सड़क बनाने का कार्य यदि चल रहा है तो आपको जाम की समस्या मिलेगी, या डाइवर्जन होगा तो आपको कई किलोमीटर का लंबा चक्कर लगा करके अपने गंतव्य स्थान को जाना पड़ेगा। यानी आने जाने वाले व्यक्तियों को जो उस सड़क से आते जाते हैं उनको समस्या होगी कि नहीं होगी, परेशानी होगी कि नहीं होगी। ठीक, इस वजह से उस पर्टिकुलर समस्या को खत्म करने के लिए, जाम की समस्या को खत्म करने के लिए सड़क को रात में बनाने का निर्णय लिया गया, जो कि बिल्कुल सही है, ये जनता के हित में है। ठीक, आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, आप पता चला
शाम को उस सड़क से वापस आए हैं अपने घर तो देखा कि एकदम खड़बड़ी रोड है, एकदम बेकार सी रोड है, ईंटा पत्थर जगह जगह गड्ढे हैं। और फिर अगले दिन सुबह आप गए तो देखा है एकदम चकाचक रोड, चिकनी एकदम मक्खन जैसी रोड चल रही है। ये कब हुआ? तो रात में हो गया निर्माण, तुमको पता भी नहीं चला, रात में निर्माण भी हो गया, अगले दिन तुमको एकदम चकाचक सड़क मिल रही है कि नहीं? तो इस वजह से रात में कार्य किया जाता है। तो पहले दोनों तर्क बेकार, जबकि तीसरा तर्क सही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा तर्क मजबूत है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है, उसी प्रकार ओवन का संबंध किससे है? बताओ उत्तर क्या आएगा भाई? कमेंट हम देख रहे हैं, अपना उत्तर बताओ क्या आएगा। बताइए अपना उत्तर। यहां पर फूल का संबंध किसे दिया गया है? सुगंध से दिया गया है। भाई फूल का कार्य क्या होता है? सुगंध देना। फूल का कार्य क्या होता है? सुगंध देना, सुगंध फैलाना, यही फूल का कार्य होता है। जब हम फूल को सूंघते हैं तो उससे महक आती है, सुगंध आती है। ठीक, तो फूल का आंतरिक गुण क्या है? ठीक है, यहां पर जो संबंध है वो कौन सा है? आंतरिक गुण का। फूल का आंतरिक गुण है सुगंध देना। ठीक, उसी प्रकार ओवन का संबंध किससे होगा? ओवन का जो आंतरिक गुण क्या होता है, या जैसे फूल का कार्य है सुगंध देना, वैसे ओवन का कार्य क्या होता है? ठीक है, ओवन माइक्रोवेव ओवन जो होते हैं ना, वही वाला ओवन है ये। ठीक, तो जिस प्रकार से फूल का कार्य है सुगंध देना, उसी प्रकार ओवन का संबंध आग से हो जाएगा? नहीं। भाप से हो जाएगा? नहीं। वाष्प तो बनेगा नहीं, किससे होगा? ताप से, टेम्परेचर से। माइक्रोवेव ओवन में आप खाना रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है? माइक्रोवेव ओवन के अंदर जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो अंदर रखा हुआ सामान है वो खाना जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक, तो जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से, उसी प्रकार ओवन का संबंध ताप से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कंपैरिजन शब्द के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे MPAR अक्षरों का उपयोग करके यदि सार्थक अंग्रेजी शब्द मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है, यदि हम इन चार अक्षरों का, कौन कौन से चार अक्षर हैं? तीसरा यानी कि M, चौथा यानी कि P, पांचवा यानी कि A और छठा यानी कि R। ठीक है, इन चार अक्षरों का प्रयोग करके यदि हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि ऐसे एक से अधिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है तो X को अपने उत्तर के रूप में देंगे, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, और यदि कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द नहीं बन सकता, यानी इन चारों अक्षरों को मिलाकर के कोई भी सार्थक या मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता, तो हम Y को अपने उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। ऑप्शन में X और Y दोनों हैं और दो अक्षर हैं R और M। तो भैया MP और AR से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? MPAR से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है रैम्प। बनता है कि नहीं बनता है? ठीक, रैम्प एक क्या है? मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, रैम्प एक मीनिंगफुल वर्ड है। आपने अक्सर देखा होगा, रैम्प का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, रैम्प का संबंध किससे होता है? चढ़ाई से। मीनिंगफुल वर्ड है। जब आप किसी हाईवे की ओर जा रहे होते हैं, किसी एक्सप्रेसवे की ओर या किसी हाईवे की, नेशनल हाईवे की ओर जा रहे होते हैं, तो आपने अक्सर लिखा देखा होगा, साइन बोर्ड में लिखा रहता है रैंप अहेड 500 मीटर्स। ठीक है, तो रैंप अहेड का मतलब क्या है कि भैया आप एक नेशनल हाईवे के किनारे किनारे चल रहे हैं, जो कि सर्विस लेन है उसमें चल रहे हैं, और यदि आप इस नेशनल हाईवे पर चलना चाहते हैं तो आगे 500 मीटर की दूरी पर रैंप बना हुआ है, जिस पर चढ़ करके आप नेशनल हाईवे पकड़ सकते हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। ठीक, तो रैंप का मतलब किससे संबंधित है? यहां पर चढ़ाई से। ठीक है,
तो रैंप एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। क्या रैंप के अलावा और कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या? नहीं, और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा है? एम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी एम रैंप का तीसरा अक्षर हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है फिर से। आलोक को याद है कि उमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले हुआ, जबकि उसकी मां को याद है कि उमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ। तो बताएं कि निश्चित रूप से किस तारीख को उमा का जन्म हुआ। अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कहीं कभी कभी हमको ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस में मिलता है या कैलेंडर के क्वेश्चंस में मिलता है, दोनों तरफ में पूछा जाता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है आलोक को याद है कि उमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले हुआ है। तो 19 के बाद 20 शुरू होगा, 22 के पहले तो 21। तो अकॉर्डिंग टू आलोक उमा का जो जन्म है वो या तो 20 को या तो 21 को है, 19 के बाद और 22 के पहले। जबकि उनकी माता जी को याद है, क्या है? माता जी को याद है कि उमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ है। तो 20 अप्रैल के बाद यानी कि 21, 24 के पहले यानी 22 और 23। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? दोनों में कॉमन डेट है 21, यानी उमा का जन्म 21 अप्रैल को हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम चुनिए। उत्तर आप बताएंगे, पहले आप बताएंगे फिर हम समझाएंगे। क्या उत्तर आएगा भैया? का उत्तर दिए हो? आओ देखा जाए। विषम चुनना है 40 से 110। डिफरेंस लेंगे तब तो नहीं बनेगा। मल्टीप्लीकेशन का कुछ खेल किया जाए। 30 तिहाई 90 माइनस का 10 80, 40 तिहाई 120 माइनस का 10 110, 18 तिहाई 54 और माइनस का 10 44 होना चाहिए, पर 48 लिखा है। 48 तिहां कितना होगा? 120 और 8 तिहां 24 यानी 144 और माइनस, हाँ बिल्कुल बन रहा है। आओ जरा देखो चल क्या रहा है। पहली संख्या में 3 का गुणा करो और फिर माइनस का 2 कर दो तो कितना आएगा? 48 तिहां 134, सॉरी माइनस का 10 कर दो। ठीक, 48 तिहां 134 और माइनस का 10 आ गया। ठीक है, तो 48 तिहां 144 और माइनस का 10 कितना हो गया? 134। 40 तिहां 120 माइनस का 10 110। ठीक है, फिर 30 तिहाई 90 माइनस का 10 80, लेकिन 18 तिहां 54 माइनस का 10 करने पर 44 आना चाहिए। ये कितना लिखा हुआ है? 48 लिखा हुआ है, यानी यही क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आरेख सुस्ती, चिंता, शक्ति के बीच के संबंध को दर्शाता है? ठीक है, सुस्ती यानी लेथार्जिक, आराम तलब, सुस्त एकदम है, करने का मन नहीं, आराम से लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। सुस्ती, चिंता और शक्ति, इन तीन के बीच का सबसे बेस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है। जरा बताओ भैया क्या उत्तर आएगा इसका? सबसे बेस्ट वेन डायग्राम, सुस्ती, चिंता और शक्ति, क्या हो सकता है? देखो, सुस्ती का चिंता से कोई संबंध है क्या? नहीं। सुस्ती और चिंता दो अलग अलग मानवीय लक्षण हैं, मानवीय गुण हैं। एक व्यक्ति आराम तलब है, सुस्त है थोड़ा। ठीक, जैसे अमरनाथ सर हमसे बोलते हैं बहुत सुस्त आदमी यार, तुमको तनको अगर टाइम मिल जाए तो तुम पढ़ रहा था। मतलब
कि अगर हमारे पास कहीं जाना है, आधे घंटे का भी समय है, बाबा क्या करेंगे यार, फर्जी पहले चल करके बैठते हैं, आराम से बैठ जाएंगे, पैर वैर फैला करके आराम से बैठे, हाँ फिर बतिया रहे हैं, हाँ अब बताओ, वो वाली स्थिति। ठीक है, तो सुस्ती अलग चीज, चिंता, चिंता एक अलग मानवीय गुण है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको हमेशा किसी न किसी बात की चिंता खाए रहती है, अभी फला काम नहीं हुआ, कैसे होगा, भगवान जाने क्या होगा, अभी ये वाला का, अब वो वाला काम हो गया तो दूसरे काम की चिंता, वो काम हो जाएगा तो तीसरे काम की चिंता, किसी न किसी बात की चिंता करनी ही करनी है। उसके जीवन का ये गुण है कि वो चिंताजनक बना रहता है हमेशा। ठीक, शक्ति अलग चीज हो गई, पावर, चाहे वो दिमाग की शक्ति हो या शारीरिक बल हो, शक्ति अलग चीज हो गई, है कि नहीं। तो सुस्ती, चिंता और शक्ति, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। सुस्ती अलग एक गुण है, चिंता अलग एक गुण है, शक्ति एक अलग गुण है। तो अगर तीनों ही अलग अलग हैं आपस में, तो इन तीनों का सबसे बेस्ट फिगर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, एक चिंता, एक सुस्ती और एक शक्ति। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में काउंसिल को बीटीरक के रूप में लिखा जाता है, तो गाइडेंस को कैसे लिखा जाएगा, पहले कोड पता करना पड़ेगा, हैं। आओ जरा काउंसिल का कोड पता करें। काउंसिल का कोड है बीटी रैक, ये कोड है काउंसिल का। ठीक, तो आओ जरा इसका कोड पता करते हैं। ठीक है, लॉजिक क्या लग रहा है, सी से बी माइनस का 1 हो रहा है, ओ से आई 15 से 9 माइनस का 6, यू से टी माइनस का 1 हो रहा है, एन से आई 14 से कितना हो रहा है 9, तो ये माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है, माइनस का 5, -1 -6 -1 -5, क्या ऐसा ही चल रहा है क्या, एस से आर माइनस का 1 है, ई से ए माइनस का 4 है और एल से के माइनस का 1। हाँ बिल्कुल चल रहा है, देखो क्या लॉजिक लग रहा है भैया, क्या लॉजिक लग रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर पर -1 -1 -1 -1 चल रहा है। ठीक, यानी शुरुआत कर रहे हैं -1 से, फिर -1 -1 -1 अल्टरनेट ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, बीच में क्या चल रहा है, यानी पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, इनमें चल रहा है -1, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें, इनमें क्या चल रहा है -6 -5 -4 -3, ऐसे चल रहा है, -6 से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर सेम लॉजिक के आधार पर हम गाइडेंस का कोड निकालते हैं, ठीक है, गाइडेंस का कोड हमको निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे भैया, g -1 करेंगे तो f आ जाएगा, u की प्लेस वैल्यू 21 होती है, माइनस का 6 यदि करेंगे तो सॉरी, तो माइनस का 6 अगर करेंगे तो u माइनस का 6, 21 माइनस 6 होता है 15, यानी कि ये o आ जाएगा। ठीक है, तो FO से हमारे पास दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, I -1 करेंगे तो H आ जाएगा, D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ये माइनस का 6 था तो यहां माइनस का 5 करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, FOH करके केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, हालांकि ऑप्शन नंबर ए, तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। D -5 करेंगे तो CBA Z और Y आना चाहिए, यानी FOHY, बिल्कुल सही है भैया, यही ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर ये यहां पर बनेगा। ठीक है, लॉजिक ये चल रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर पर -1 -1 और फिर 2 4 6 8 में -6 -5 -4 -3। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। एम्बेडेड फिगर्स का क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न आकृति हमारे सामने दी गई है, इस प्रश्न आकृति में जो उत्तर आकृतियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी उत्तर आकृति इस प्रश्न आकृति में निहित है, छुपी हुई है, ये हमको बताना है। ठीक, तो इस प्रश्न आकृति में क्या पहली वाली आकृति छिपी हुई है, हाँ लग तो रहा है, बी वाली आकृति नहीं,
सी और डी भी नहीं, ए वाली आकृति मिल रही। देखो ये जो ए वाली आकृति है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहां से यहां पर ऐसे चले पहले, ठीक है, ये हो गया, फिर यहां से ये चले, फिर यहां से ये चले और फिर यहां से ये चले। तो देखो ये जो आकृति है, ऐसी आकृति हमको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रही कि नहीं नजर आ रही? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, इम्बेडेड फिगर्स का क्वेश्चन। अगला क्या है? सही विकल्प का चयन करें। काहे का विकल्प चयन करना है, पूछा क्या है? अच्छा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक प्रश्न आकृति भैया हमारे सामने दी गई है और इस प्रश्न आकृति में आगे क्या लगा दिया है? मिरर लगा दिया है। ठीक, दर्पण। ठीक है, और हमसे चाहता है कि बताओ इस दर्पण का प्रतिबिंब क्या बनेगा, इस दर्पण का प्रतिबिंब क्या बनेगा? बताओ जरा उत्तर क्या आएगा? इस दर्पण का प्रतिबिंब क्या बनेगा, बता डालो। क्या बनेगा इस दर्पण का प्रतिबिंब? अब देखो, अगर हम इस दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये आकृति ये मिलेगी, फिर ये मिलेगी और फिर ये मिलेगी। ठीक है, नहीं, ये तो सही है, ये भी सही है, ये ऐसे है तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो क्या बी वाली आकृति मिलेगी? किसी भी शर्त में नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर ये इसको उल्टा बना लेते हैं। ठीक है, फिर सी वाली आकृति नहीं, ए वाली आकृति नहीं, डी वाली आकृति दिख रही है, ये फिगर और ये नीचे वाला फिगर, डी वाली ही आकृति इसका सही उत्तर बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आओ भाई अगला क्वेश्चन पकड़ा जाए। यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगेन कैलेंडर का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या उत्तर होगा आप बताइए मुझे जल्दी से, बताओ जल्दी से उत्तर। आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? निकाला जाए? आओ देखो, बीत गए परसों की बात कर रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आज से शुरू होंगे। ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ परसों है, पीछे चल रहे ना आज से, तो बीता हुआ परसों। कहता बीते हुए परसों से 3 दिन बाद, तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 3 दिन बाद का मतलब चौथे दिन पे मत पहुंच जाना वरना प्रश्न का उत्तर गलत कराओगे। ठीक है, दिन जो काउंट होते हैं वो हमेशा आज से काउंट होते हैं। आज से 1 दिन पहले कल, से 1 दिन पहले परसों, से 1 दिन पहले, से 2 दिन पहले, से 3 दिन पहले, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 दिन पहले। ये 3 दिन पहले कौन सा दिन था? गुरुवार। यानी प्रश्न के अनुसार ये कौन सा दिन है? गुरुवार का दिन है। ठीक, अब अच्छा एक बात बताना, ये गुरुवार है तो ये फ्राइडे शुक्रवार होगा, ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, तो आज क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक, कहता है आने वाले कल से 4 दिन बाद, ये आज है तो ये है आने वाला कल से 4 दिन, 1 2 3 4, आने वाले कल से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और 4 दिन बाद ये हो गया। ये कौन सा दिन होगा जानना चाहता है। ये मंगलवार आया था तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली देखें कितने दिन आगे जा रहे हो। ये गुरुवार का दिन है, कितने दिन आगे जा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन आगे जा रहे हो। 10 का मतलब 7 एक कम 7, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3, और 3 का मतलब गुरुवार से 3 दिन आगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। आज से ये गुरुवार था तो आज काउंट करके 1 1 दिन आगे आओ तो ये मंगलवार पड़ेगा,
फिर काउंट करके आगे जाओगे तो ये संडे पड़ जाएगा। ठीक, इससे अच्छा गुरुवार से कितने दिन आगे जाना है भैया, ये 2 दिन, ये 3 दिन, 3 2 5, 5 10 दिन आगे जाना है, तो 10 का मतलब 7 कम 7 रिमाइंडर 3, और रिमाइंडर 3 का मतलब गुरुवार से 3 दिन आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है सही विकल्प का चयन करें। पूछा क्या है भैया, कहता है कथन में हर व्यक्ति का पिता है। बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति का पिता इस संसार में जो भी जन्मा है निश्चित तौर पर उसका पिता है। ठीक, लेकिन हर पिता का पुत्र नहीं है, यह भी ठीक है। हर व्यक्ति का पिता है, व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों आ गए, तो हर पुरुष और स्त्री का पिता है, लेकिन हर पिता का पुत्र नहीं है। ठीक, यानी जो भी पिता बना है उसको पुत्र ही हुआ हो ऐसा निश्चित नहीं है, ऐसा बोल रहा है। ठीक, हर व्यक्ति का पिता तो है लेकिन हर पिता का पुत्र है ऐसा निश्चित नहीं है। यदि यह सत्य प्रमाणित हो, यानी ये ऊपर वाला जो दिया गया कथन है प्रश्न के अनुसार कहता है कि यदि यह सत्य है, ठीक, तो निम्नलिखित में से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया है भैया कि हर व्यक्ति का पिता होता है पर हर पिता का पुत्र नहीं होता, यानी इस संसार में हर व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या महिला उसका पिता है, लेकिन जो पिता बन चुका है उसको पुत्र ही है ऐसा निश्चित नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला, हर पिता को कम से कम एक पुत्र है। क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं? नहीं, उसने बोला है ना कि हर पिता को पुत्र नहीं है। ठीक, हर व्यक्ति का पिता है लेकिन हर पिता का पुत्र नहीं है, तो कैसे कह देंगे कि हर पिता को, जो भी व्यक्ति पिता बन चुका है उसको कम से कम एक पुत्र है, गलत है। फिर कहता है हर माता पिता को एक से अधिक पुत्र नहीं है, यानी कम से कम एक पुत्र ऊपर वाले में था, और यहां कह रहा है कि हर माता पिता को एक से अधिक पुत्र नहीं, यानी पिता को एक पुत्र तो हो गया ना, जबकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि हर पिता का पुत्र नहीं है। ठीक, जबकि ये बी वाला निष्कर्ष कर रहा है कि एक से अधिक पुत्र नहीं, लेकिन एक तो पुत्र हो गया, लेकिन स्टेटमेंट के अनुसार नहीं होना चाहिए, तो गलत है। कुछ पिता को पुत्रियां हैं, ये सही हो सकता है कि हर व्यक्ति का पिता है लेकिन हर पिता का पुत्र नहीं है। अगर हर पिता का पुत्र नहीं, यानी वो व्यक्ति जो पिता बन गया है लेकिन उसके पुत्र नहीं, तो उसके पुत्रियां होंगी कि नहीं होंगी, या पुत्री होगी कि नहीं होगी। ठीक, तो ये सही हो सकता है। किसी भी पिता का सिर्फ एक पुत्र नहीं है, यानी कई कई पुत्र हैं। कह रहा है किसी भी पिता का सिर्फ एक पुत्र नहीं है। एक पुत्र नहीं मतलब क्या, कई पुत्र हैं, 10 12 15 20 25, या पुत्री, ये क्लियर नहीं करता स्टेटमेंट, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही कर देंगे कि हर व्यक्ति का पिता है लेकिन हर पिता का पुत्र नहीं है। इसका मतलब है कुछ पिता को पुत्रियां भी होती हैं, कुछ व्यक्ति, कुछ पिता पुत्रियों के पिता होते हैं। ठीक, तो सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। अच्छा, चार शब्द दिए गए हैं, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअली, इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअल। इन चार शब्दों में से वो शब्द कौन सा है जो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा? आओ जरा चेक करते हैं, इनका क्रम निर्धारण कर लें, आंसर पता चल जाएगा। अगर हम चेक करते हैं तो INDIVIDUAL तक तो सब कॉमन ही है। ठीक, इंडिविजुअल तक तो सब कॉमन ही है ना। देखो यहां L तक, यहां पर L तक सब कॉमन ही है। अगर L तक सब कॉमन है तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? इंडिविजुअल, ये सबसे पहले अरेंज किया जाएगा। ठीक, इंडिविजुअल के बाद कौन अरेंज होगा? अब L के बाद कौन बचा? I, L और I बचा। तो I, L और I में सबसे पहले I आता है, तो I को यानी कि A और C को अरेंज करेंगे, तो दोनों में I है तो अगला लेटर चेक करेंगे, तो यहाँ S है तो T है। अब अगर I कॉमन था, अगला लेटर चेक किया, S और T आया, तो पहले S अरेंज होता है अल्फाबेटिकली, फिर T, तो दूसरे नंबर पर किसको अरेंज करेंगे? इंडिविजुअलिज्म को। उसने यही पूछा है कि शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन आएगा, तो इंडिविजुअलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअलिज्म शब्द ये शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा, तीसरे स्थान पर आएगा ये, चौथे स्थान पर आएगा ये, तो
तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा भाइयों बहनों। ठीक है, समझ आ गया। चल, तो फिर ये था आज का सत्र, 15 क्वेश्चन जो हम लोग प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे की क्लास में करते हैं, रोज शाम को 7:30 बजे। ये 15 क्वेश्चन आज के सत्र के समाप्त हुए। ठीक, अलग अलग चैप्टर्स के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए। उसमें ब्लड रिलेशन भी आता है, वेन डायग्राम आता है, सीरीज भी आ रहा है, मिसिंग टर्म भी आ रहा है। ठीक है, ये शब्दों का तार्किक क्रम भी आ रहा है। लगभग हर चैप्टर को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप निश्चित और रोज इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, चाहे लाइव देख रहे हो या बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, यदि आप देख रहे हैं तो आप निश्चित आरओ की परीक्षा में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से और पढ़ना चाहते हो तो बैच उपलब्ध है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी भास्कर भाई अमरनाथ ऐप पर। रीजनिंग के लिए यूपीपीएससी आरओ का बैच उपलब्ध है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 301 रुपए उसकी फीस है। ठीक है, और यहां पर प्रैक्टिस सेशन, भैया उस बैच को जो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है। ठीक, एक बार पढ़ करके बैठ जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे परीक्षा में। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस रेगुलर करिए। ठीक है, आज के इस सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये रीजनिंग एक्सप्रेस का ऑफिशियल ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, या इसका डाउनलोड का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया। ठीक है, क्यों डाउनलोड करें, तो डाउनलोड करें पहले, तो फिर डाउनलोड करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको एक बैच मिलेगा यूपी पुलिस का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक क्लास उसमें फ्री मिलेगी। बाकी वो बैच पेड बैच है, पर एक क्लास उसकी फ्री है, जो कि सबसे जरूरी क्लास है अल्फाबेटिकल सीरीज की। आप उस क्लास को पढ़िए और अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यूज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अल्फाबेटिकल सीरीज की प्लेस वैल्यू जो रीजनिंग की आत्मा होती है, वो बहुत जरूरी है याद रखना, और वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक, तो उस क्लास को जरूर देख ले इस ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है, इसके अलावा आप यदि जुड़ना चाहते हैं मुझसे टेलीग्राम पर, तो ये रीजनिंग एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करके, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या इसका ज्वाइन का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। यहां पर आपको रेगुलरली क्लास का शेड्यूल और उनका क्लासेस का लिंक मिल जाता है, साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर सकते हो इस चैनल को तो शेयर करना मत भूलो। ठीक, आज के इस सत्र को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यदि आपकी इच्छा करे। ठीक, जबरदस्ती कोई नहीं। ठीक है, तो आज के इस सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना अपना, पढ़ाई करते रहिए और मौज करते रहिए, सकारात्मक बने रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा करते रहिए। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर से अगले सत्र में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।